हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। हमने लिया है इसमें अध्याय 10 जिसका नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। इसके पहले जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन हमने कर लिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी जो प्लेलिस्ट है वो डली हुई है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। पार्ट 1 से लेकर जितना भी पोर्शन अभी तक हुआ है उनकी सारे की वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा हमसे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हमें एक वाक्य में यहाँ पर इनके उत्तर देना है। पहला प्रश्न यहाँ पूछा है हमसे कि श्यान बल यानी कि एफ का सूत्र लिखिए। हमें यहाँ पर इसका सूत्र बताना है कि जो श्यान बल होता है जो दो द्रवों की दो आपेक्षिक परतों के मध्य लगता है उसका सूत्र क्या है। तो उसका जो सूत्र है, दो सूत्र यहाँ पर है। पहला है श्यान बल का सूत्र है एफ बराबर होता है ये माइनस ईटा ए डीवी बटा डी एक्स। ये इसका सूत्र होता है डीवी बटा डी एक्स। डीवी बटा डी एक्स ये वेग प्रवाह की जो दर है जिसे अपन वेग प्रवणता बोलते हैं वो है। ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ईटा जो है श्यानता गुणांक है। और इसकी जो दिशा है ये विपरीत होती है, इस कारण से यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है वो आया हुआ है। ये भी श्यान बल का सूत्र है जो स्टोक प्रमेय के अनुसार आया है या स्टोक के नियम से आया है, जो होता है 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई तो एक नियतांक है, संख्या है। ईटा ये श्यानता गुणांक है। आर द्रव का जो वेग है, जो जो नली होती है उसकी त्रिज्या है। जैसे यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया था तो यहाँ पर ये त्रिज्या है और ये वी जो है ये द्रव का वेग है। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा है कि गेज दाब क्या होता है। तो गेज दाब बहुत सिंपल सा है कि जो वास्तविक दाब होता है और जो वायुमंडलीय दाब होता है इन दोनों के अंतर को हम बोलते हैं गेज दाब। उत्तर बन जाएगा इस प्रकार से कि वास्तविक दाब और वायुमंडलीय दाब के अंतर को गेज दाब कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, तरल के प्रवाह वेग मापने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऐसी कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा हम तरल या द्रव के प्रवाह के वेग को नाप सकें या माप सकें। तो उसका आंसर है वेंटोमीटर। तो वेंटोमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम तरल के प्रवाह का वेग जो है वो माप सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किसी द्रव के प्रति एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठीय ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो द्रव का प्रति एकांक क्षेत्रफल होता है उसकी पृष्ठीय ऊर्जा जो होती है वो पृष्ठ तनाव के बराबर होती है। इस कारण से हम यहाँ पर इस कथन का जो आंसर है वो देंगे पृष्ठ तनाव। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। फिर है अगला प्रश्न यहाँ पर, मस्तिष्क की अपेक्षा मानव के पैरों पर रक्तचाप अधिक क्यों होता है। तो इसके हमने यहाँ पर दो आंसर दिए हैं। आप जैसा अच्छा समझें वैसा लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर राइट हैं। पहला आंसर हम इस प्रकार से देंगे कि मस्तिष्क की अपेक्षा मानव के पैरों पर रक्त स्तंभ यानी कि हाइट की जो ऊंचाई है, रक्त स्तंभ की जो ऊंचाई है वो अधिक होती है। मानव मस्तिष्क की अपेक्षा मानव के पैरों पर रक्त स्तंभ की ऊंचाई जो है वो अधिक होती है। अतः मस्तिष्क की अपेक्षा मानव के पैरों पर रक्तचाप अधिक होता है। इसको हम थोड़ा सा डेरिवेशन के माध्यम से समझते हैं जहाँ पर ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें पता है, इस प्रकार से लिखेंगे या करके, दोनों में से आपको कोई एक लिखना है। हम जानते हैं कि जो द्रव का दाब होता है उसका सूत्र हम देते हैं P बराबर एच डी जी। यानी कि जो दाब है वो ऊंचाई के, घनत्व के और गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। और हमें यहाँ पर बताना है कि पैरों पर और मस्तिष्क पर कहाँ पर रक्तचाप अधिक होता है। तो ये डिपेंड करेगा हाइट पर, ऊंचाई पर। तो हमने लिखा अतः P अनुक्रमानुपाती H, यानी कि जो दाब है वो ऊंचाई पर डिपेंड करता है। अब हम देख सकते हैं हृदय से मस्तिष्क की दूरी कम होती है और पैरों की दूरी अधिक होती है। जो अपना दिल होता है, इस दिल से हम मस्तिष्क की दूरी नापें और अपने पैरों की दूरी नापें तो मस्तिष्क की दूरी जो होती है वो कम होती है और पैरों की दूरी जो है वो अधिक होती है। जब पैरों की दूरी अधिक होती है तो हम बोल सकते हैं कि अतः पैरों पर रक्तचाप मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक होता है। जिसकी दूरी ज़्यादा है वहाँ पर रक्तचाप अधिक होगा। फिर अगला प्रश्न है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्यों निर्भर नहीं करता है।
हम लिखेंगे इसका उत्तर कि पृष्ठ तनाव द्रव के सतह पर खींची काल्पनिक रेखा के इकाई लंबाई पर कार्यरत बल जो होता है, जिसे हम बोलते हैं स्पर्शी बल, तो स्पर्शी बल के बराबर होता है। अतः यह बल के पृष्ठ के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है, यानी कि क्षेत्रफल जो है पृष्ठ का, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं अतः पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। फिर अगला प्रश्न है, किसी पात्र के भीतर भरी गैस का दाब मापने वाले उपकरण का नाम हमें बताना है। गैस का दाब मापने वाला उपकरण जो है उसका नाम बताना है, तो वो नाम है यहाँ पर मैनोमीटर। तो मैनोमीटर एक यंत्र होता है जो किसी भी पात्र के अंदर भरी गैस का जो दाब है वो माप सकता है। फिर पूछा है अगला प्रश्न कि बहते हुए द्रव में कौन सी ऊर्जा होती है। तो जो द्रव बहता है, गति करता है, तो उसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। फिर अगला प्रश्न है, किसमें दाब अधिक होगा, छोटे बुलबुले में या बड़े बुलबुले में दाब अधिक होगा। तो इसका आंसर तो है छोटे बुलबुले में। अब किस प्रकार से अधिक हुआ है, तो हम देखते हैं कि जो दाब अधिक होता है बुलबुले में, उसका फॉर्मूला होता है P बराबर 4T/R। क्या होता है 4T/R, R यानी कि त्रिज्या है। अब देखें, छोटा बुलबुला है तो उसकी जो त्रिज्या है वो कम हो जाएगी, बड़ा बुलबुला है उसकी त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगी। हम मानते हैं कि छोटे बुलबुले की त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या जो है वो R2 है, तो इसके अनुसार दाब क्या होगा, तो इसके अनुसार होगा 4P1 और यहाँ होगा P2 = 4T/R2। अब यहाँ देखिए, छोटा बुलबुला है मतलब कि जो R1 का मान है छोटा होगा। जब R1 का मान छोटा हो रहा है तो इस P1 का मान जो है बढ़ जाएगा। ये छोटा होगा तो P1 का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, R बटे में आ रहा है, यानी कि जो दाब है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो त्रिज्या घटेगी, दाब बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी, दाब घटेगा। इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि ये कम है तो ये जो दाब है वो ज़्यादा होगा। तो देखिए, यहाँ पर छोटा बुलबुला है तो इसकी त्रिज्या कम होगी, तो ये जो दाब है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर इसकी त्रिज्या ज़्यादा है तो इसका जो दाब है वो कम हो जाएगा इसकी तुलना में। तो इसका जो आंसर है वो आ गया यहाँ पर छोटा बुलबुला। फिर अगला प्रश्न है, केशिकीय उन्नयन का एक उदाहरण, व्यावहारिक उदाहरण देना है। केशिकीय उन्नयन क्या होता है कि जब हम, यानी कि द्रव का किसी पतली नली से ऊपर की ओर चढ़ना या कुछ उठाव मारना, ये क्या कहलाता है, केशिकीय उन्नयन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं, लालटेन में बत्ती के धागों के बीच बनी गैस नलियों द्वारा तेल ऊपर चढ़कर जलता है, ये उसका उदाहरण हो गया। उसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों में जड़ों द्वारा पानी का पत्तियों तक पहुंचना, तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, ये भी केशिकीय उन्नयन का हो गया। क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, जो बारीक बारीक उनकी जड़ें होती हैं, उन जड़ों से पानी पृथ्वी से खींचते हैं और अंत तक पत्तियों तक वो पानी को पहुंचा देते हैं। तो ये इसका उदाहरण हो गया। वैसे ही जो लालटेन होती है, जो उसमें जो बत्ती लगी होती है, बत्ती में भी छोटी छोटी गैस नलियाँ होती है, यानी कि धागे होते हैं, रेशे होते हैं बहुत छोटे छोटे से। तो ये क्या करते हैं, तेल में डूब जाते हैं और तेल को एक बिंदु से लेकर ऊपरी बिंदु तक ये पहुंचा देते हैं, और वहाँ पर ये जो तेल है वो चढ़कर जल जाता है और हमें रोशनी मिल जाती है। फिर अगला प्रश्न है, हवा या आंधी आने पर छत का उड़ना, तो इसका कारण क्या है, छत के उड़ जाने का कारण क्या है। तो देखिए, ये जो छतें उड़ती है ना, ये उड़ती है दाबांतर के कारण। इसके कारण उड़ती है, दाबांतर के कारण। इस प्रकार से सामान्य अवस्था में यदि घर है तो घर में जो दाब है P1 और P2, ये अंदर का दाब है और ये बाहर का दाब है। जब हवा नहीं चलेगी तो P1 और P2 जो है वो बराबर होते हैं।
जब हवा चलेगी तो क्या होगा कि यहाँ इस छत के ऊपर, इस छत के ऊपर जो दाब P2 था, ये दाब इस हवा की वजह से ये आगे की ओर धक धकेल जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो दाब है वो कम हो जाएगा। P2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, P2 का मान कम हो जाएगा, जबकि जो P1 था ना वो तो सेम था, पहले जैसे ही था, ये कम हो गया तो ये जो दाब है घर के अंदर वाला, ये दाब क्या हो जाएगा, ये दाब हो जाएगा अधिक। जब ये दाब अधिक हो जाएगा तो ये प्रेशर लगाएगा ऊपर की ओर, इस कारण से जो इसकी छतें हैं वो उड़कर कहीं दूर गिर जाती है। तो इसका मेन कारण हो गया दाबांतर। फिर अगला प्रश्न है कि क्या वर्षा की बूंदों की चाल गिरते समय लगातार बढ़ती जाती है। हमसे पूछा है कि जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, बड़ी बूंदें होती है, ऊपर से गिरती है, तो उनकी चाल बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो इसका आंसर है उनकी चाल जो है वो नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है, क्योंकि वर्षा की बूंदें अंत्यचाल से नीचे की ओर गिरती है, इस कारण से उनमें जो चाल होती है वो नहीं बढ़ती है। तो इस प्रकार से यहाँ तक इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं एक वाक्य वाले।